हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। इसमें हमने हैरोल्ड कुंट्ज़ ने जो थ्योरी दी थी, मैनेजमेंट थ्योरी जंगल जिसको बोलते हैं, इसमें 5 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इसके अंडर ऑपरेशनल स्कूल, एम्पिरिकल, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल और सोशल सिस्टम स्कूल और डिसीजन थ्योरी हमने पढ़ा था। इसके अलावा भी हिट एंड अदर्स की एक थ्योरी थी जिसने मैनेजमेंट थ्योरीज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, सेकंड इज़ नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो गाइज़ ये हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्लासिकल के जो अंडर कौन कौन सी थ्योरीज आती है, नियो क्लासिकल में कौन सी आती है और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी की, जिसका टाइम पीरियड 1880 से 1920s के बीच में ये थ्योरी आई थी। इसमें क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें सबसे पहले तो ये जो थ्योरी थी किस बिलीफ पर रिलाई करती थी। इसमें क्या कहा गया है कि जो वर्कर्स हैं उनकी सिर्फ फिज़िकल और इकोनॉमिक नीड्स होती है, दे डजंट टेक इनटू अकाउंट द सोशल नीड्स इन्होंने कंसीडर नहीं किया गया। जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं किया गया कि वर्कर्स अपनी काम से खुश है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसा है, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप या फिर ऐसा कुछ भी इस थियोरी में कंसीडर नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्या बात कही गई है कि इस थियोरी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज़ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइज लीडरशिप। जो लीडरशिप और जो डिसीजन मेकिंग था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास था। वही इम्पोर्टेंट डिसीजंस और जो लीडरशिप है वो एक जगह सेंट्रलाइज थी टॉप लेवल के पास। और इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। वेलफेयर वर्कर्स के लिए, उनके वर्किंग कंडीशन, उनके बोनस, इन चीज़ों के बारे में इस थियोरी में कोई बात नहीं की गई। राइटर्स है, कौन कौन से जो राइटर्स हैं जिन्होंने इस थियोरी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी अपनी थ्योरीज प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। इसमें राइटर्स जो है इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर है, लूथर गलिक जी है, हेनरी फ्योल है, मैक्स वेबर है न ओरविक है। इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिकल मैनेजमेंट थियोरी में। सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर आते हैं जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, थ्योरी दी थी। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म है ये दैट इज़ कॉइन्ड बाय हुम। इसमें लुइस ब्रैंडिस जो थे इन्होंने ये टर्म कॉइन करी थी। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा इस साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इन्होंने कहा कि एक कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो हमें ढूंढना चाहिए साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू। इसमें हम पॉइंट बात करते हैं जो कहा गया है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, और डिस्कार्ड कर दीजिए ऑल अनसाइंटिफिक अप्रोच लाइक रूल ऑफ थंब, हिट और मिस अप्रोच, ट्रायल एंड एरर अप्रोच। इसका मतलब क्या है इसमें कि जो भी डिसीजंस मैनेजर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लिए जा रहे हैं उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच यूज़ की जाए। इसमें साइंटिफिक अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम डाटा को कलेक्ट करें, एनालिसिस करें, देन उसके बाद हम डिसीजंस ले, अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद जो भी हम एक पर्टिकुलर जॉब है, एक टास्क है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाए। ये साइंटिफिक अप्रोच हो गई। अनसाइंटिफिक अप्रोच इसमें कहा गया है रूल ऑफ थंब, हिट और मिस अप्रोच। रूल ऑफ थंब मतलब कि जो ऑब्सोल्यूट और जो बहुत पुरानी टेक्निक्स, ओल्ड जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही है काफ़ी टाइम से, उनको हम यूज़ नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर एक मेथड और एक जो हमारे फैक्ट्स के बेसिस पे एक प्रॉपर एक हमें बेस्ट वे ऑफ डूइंग टास्क हमें ये फाइंड करना चाहिए। पॉइंट है पीटर ड्रकर जी से रिलेटेड। पीटर ड्रकर को गुरुज गुरु भी कहा जाता था। और इन्होंने क्या कहा कि
दैट एक्कोलेट जो इनको गुरु मिला हुआ है दैट शुड बी गिवन टू द एफ.डब्ल्यू. टेलर, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था 3 कंपनीज़ में, मिडवेल स्टील वर्क्स में जिसमें वो काम करते थे एज ए मैकेनिस्ट, और उसके बाद फिर उनकी प्रमोशन हुई। तो और सेकंड है साइमंड्स रोलिंग मशीन, एंड द थर्ड वन इज़ बेथलेहम स्टील वर्क्स। तो इसमें हम एफ.डब्ल्यू. टेलर जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे मिडवेल स्टील वर्क्स में उन्होंने जॉब स्टार्ट करी एज ए मैकेनिस्ट, और धीरे धीरे फिर वो चीफ़ इंजीनियर बने वहाँ पर थ्रू हार्ड वर्क। और उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए, और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट भी उन्होंने चलाया था। दैट वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने दिए थे, इसको आप एज इट इज़ ही लर्न कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन जो है पॉइंट वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें रूल ऑफ थंब के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, और जो हमें प्रॉपर मेथड एनालिसिस फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वर्कर्स के बीच में हमेशा हार्मनी होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए टाइमली। थर्ड इज़ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें बात की गई है डिपार्टमेंट्स की। जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसमें इसीलिए इम्पोर्टेंट है कोऑपरेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रन करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, तो उनके बीच में हार्मनी और यूनाइट होकर उन्हें प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए अपने अपने डिपार्टमेंट में। फोर्थ इज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहिए, और फिफ्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू ग्रेटेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। हर एक इंडिविजुअल को डेवलप करना चाहिए, उसके जो हम स्पेशलाइज्ड उनको हम कर रहे हैं एक टास्क में, और इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और जो उनकी स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, और इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा डायरेक्टली। सिक्स इज़ डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है दैट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनको पता होना चाहिए उनके जो जॉब रोल है वो क्या है। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेवंथ इज़ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसमें 3 इम्प्लीकेशन है इस चीज़ की कि ऑल आउट जो एफर्ट्स है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ही होता है, उनके जो एफर्ट्स जो कर रहे हैं। सेकेंड इज़ उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, और थर्ड इज़ साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड टेलर की। जो हमने पढ़ा इस बारे में, टेलर के जो थिंकिंग थी दैट वाज कन्फाइंड टू द मैनेजमेंट एट अ शॉप लेवल ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप ये याद रखिएगा, शॉप लेवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, इसमें ब्रीफ हम बता देते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स है। तो इसमें सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर डेज टास्क फॉर ईच वर्कर। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी की गई, फटीग स्टडी की गई। सेकंड इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ऑप्टिमम टाइम और जो स्टैंडर्ड टाइम है वो फाइंड किया गया, जिससे कि उन परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हेल्पफुल होती है ये चीज़। मोशन स्टडी में ये स्टडी किया गया कि कैसे हम एलिमिनेट और हम रिड्यूस कर सकते हैं अननेसेसरी मोशंस को जो वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और जिससे कि जो स्पीड ऑफ वर्क है दैट शुड कैन बी इंक्रीज। फटीग स्टडी है नेक्स्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और जो इंटरवल जो हम दे रहे हैं वर्कर्स को बिटवीन द वर्क शेड्यूल, उसको हम कितना बार देना चाहिए, जिससे कि जो वर्कर्स है उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके और वो अच्छे से अपना जॉब है वो कर सके। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन इन द प्लानिंग इन ऑपरेशन थ्रू फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये सजेस्ट किया कि जो प्रोडक्शन वर्क है इन द प्रोडक्शन यूनिट दैट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन। प्लानिंग फंक्शन के अंडर उन्होंने
कहा कि ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्शन में ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो प्लानिंग में मैं आपको बता देती हूँ, प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क होना चाहिए, रूट क्लर्क होता है, इसमें टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, इसमें डिसिप्लिनरियन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर आता है स्पीड बॉस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीड ऑफ प्रोडक्शन के लिए और इंश्योर करना कि जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वर्कर्स वो विद प्रॉपर स्पीड वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिपेयर बॉस हो गया, गैंग बॉस हो गया, इंस्पेक्टर हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हमें एलिमिनेट और रिड्यूस करना। नेक्स्ट बात की गई है फॉलोअर्स कौन कौन से थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसमें फॉलोअर्स थे कार्ल जॉर्ज बर्थ, हेनरी गैंट, फ्रैंक एंड गिलबर्थ, ठीक है, और इसमें एडवर्ड फेलिन, ये थे फॉलोअर्स इसमें। नेक्स्ट है हेनरी गैंट के बारे में कि इन्होंने क्या क्या इन्होंने डेवलप किया और इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, ये थी वर्क वेजेस एंड प्रॉफिट। और इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ गैंट चार्ट, इन्होंने गैंट चार्ट भी डेवलप किया, जो कि जिसमें पर्ट एंड सीपीएम हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के बारे में इन्होंने बात करी। टास्क एंड बोनस सिस्टम में इन्होंने फ्लैट बोनस के बारे में बात करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लैट बोनस है ये कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हेनरी गैंट जी ने किया था और इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं 1861 टू 1999 इनका टाइम था। और रिस्पॉन्स ऑफ बिजनेस क्या होगा। सेकंड जो कंट्रीब्यूशन वो हम पढ़ेंगे फ्रैंक एंड गिलबर्ट के बारे में। फ्रैंक एंड गिलबर्ट जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। इनका टाइम था 1878 से 1972 और इन्होंने मोशन स्टडी इन्होंने की थी, फटीग स्टडी भी इन्होंने ही करी थी, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमन एलिमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके इनफॉर्मल रिलेशनशिप है और सोशल रिलेशन जो हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और इन्होंने थर्ड बिग कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि हम देखते हैं 18 काइंड्स ऑफ एलिमेंटल मोशंस इसमें इन्होंने दिया था। थर्ड बिग ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो ये थर्ड बिग गिलबर्ट का ही बिल्कुल उल्टा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, और ये शॉर्ट में हेनरी गैंट और फ्रैंक एंड गिलबर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स और जो बुक लिखी और थियोरीज दी थी, क्या क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये इनके बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी फरोल जी के बारे में। तो कीप ऑन वॉचिंग प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच।